So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced, and here I am with section 1 of our JEE Advanced 2018 paper. and इससे पहले हमने 2017 का पेपर कंप्लीट किया हुआ है। आपको मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में जितने भी इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट हमारे चैनल के अवेलेबल हैं आप एक एक बार जाकर ज़रूर विज़िट करें और उनसे जितना भी बेनिफिट हो सकता है वो आप ज़रूर उठाएं। उसमें से सबसे हाईलाइटेड मैं आपको कहूँगा रियल जेई एडवांस सीरीज़। ये जो क्वेश्चन सीरीज़ है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। एंड अगर आप शुरू कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसके 28 लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर मिलेंगे। आप वो लेक्चर्स करोगे तो आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी कि किस तरह से इनऑर्गेनिक को अप्रोच करना है। और इसके आगे के लेक्चर्स आपको कैम आईआईटी ऐप पर मिलेंगे। ऐप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ मेरे कंप्लीट कोर्सेज ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल के अलॉन्ग विद प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर्स, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स भी आपको वहाँ मिलते हैं विद कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन के साथ। तो वो सब चीज़ें आपको ऐप में मिल जाएंगी। आप ऐप विजिट करके इसका स्टोर सेक्शन चेक कर सकते हो। ठीक है, स्टोर सेक्शन में आपको काफ़ी अफोर्डेबल प्राइजेस में चीज़ें मिल जाती हैं। तो चलो शुरू करते हैं हमारा फिर आज का सेक्शन 1 ऑफ दिस पेपर। सिंगल करेक्ट है या फिर क्या ये मोर देन वन करेक्ट? ठीक है, वन और वन मोर देन वन करेक्ट। सो these are the questions. So the very first question, it says that the compound which generates N2 gas upon thermal decomposition below 300 डिग्री सेल्सियस is R। तो नाइट्रोजन गैस चाहिए। हीटिंग रिएक्शंस हैं। अभी हमने जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हीटिंग रिएक्शंस ऑलमोस्ट सब कुछ कवर करा हुआ है और ये रिएक्शंस भी उन्हीं में से हैं। ठीक है, तो जो बच्चा पढ़ा हुआ है अभी अच्छे से, उनको तो बहुत आराम से बन जाने चाहिए। तो देखो, सबसे पहले दिया हुआ ये अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनियम नाइट्रेट को जब आप हीट करते हैं तो अराउंड 200-250 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, 200-250 डिग्री सेल्सियस के अराउंड ये डिकम्पोज हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नाइट्रोजन देगा क्या? ये टूटता तो है बट ये N2O देता है, नाइट्रोजन नहीं देता, ये लाफिंग गैस देता है। लेकिन जैसे ही आप इस लाफिंग गैस को फर्दर 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लेकर जाते हो, ये फर्दर डिकम्पोज कर जाता है और आपको पता होगा ये काफ़ी एक्सप्लोजिव रिएक्शन माना जाता है जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन निकलता है और बहुत सारी हीट निकल रही होती है। ऑब्वियसली दो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बने हैं तो रिएक्शन काफ़ी एक्सोथर्मिक होगा। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है और बहुत सारी हीट मिल जाती है। तो इस तरह से क्या ये 300 डिग्री के अंदर नाइट्रोजन दे रहा है? 300 डिग्री के अंदर टूट तो जाता है बट नाइट्रोजन नहीं दे रहा है। सो दिस इज नॉट आवर चॉइस। फिर ये दूसरा आता है अमोनियम आयन हीटिंग, केमिकल वॉल्केनो करके रिएक्शन पड़ा हुआ है। बिल्कुल ये 300 डिग्री के नीचे ही रहता है टेम्परेचर, ये टूट जाता है। अमोनियम के साथ ऑक्सीडाइजिंग एनायन है, तो आपको पता होगा ये ऑक्सीडाइजिंग एनायन है तो ये नाइट्रोजन दे देता है। एंड खुद ये क्रोमियम +3 ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है Cr2O3 जो कि ग्रीन रेसिड्यू है। Cr2O3 जो कि ग्रीन रेसिड्यू है एंड along with it we also get water vapors out there। तो ये आपका प्रोडक्ट है। तो क्या ये 300 डिग्री के अंदर आ जाएगा? हाँ बिल्कुल, ये बिलो 300 डिग्री हो जाता है ये रिएक्शन। बेरियम एजाइड, हाँ ये तो जेंटल हीटिंग में हो जाता है, 200 डिग्री के आसपास ही हो जाता है। ठीक है, तो बेरियम एजाइड बिल्कुल ये बेरियम प्लस नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। तो यस, बेरियम एजाइड हो, सोडियम एजाइड हो,
ये सभी बहुत आराम से डिकम्पोज हो जाते हैं। देन कम्स मैग्नीशियम नाइट्राइट ना, वेरी डिफिकल्ट टू डिकम्पोज, नो डिकम्पोजिशन आप मान सकते हो, प्रैक्टिकली डिकम्पोजिशन नहीं होती इसकी। मैग्नीशियम नाइट्राइट को डिकम्पोज कर पाना प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो आप देखें तो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी एंड ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, दिस कम्स फ्रॉम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आई गेस। कार्बोनिल कंपाउंड्स के ऊपर है ये सवाल, अच्छा क्वेश्चन होगा, करते हैं। ये क्या कह रहा है? सिनर्जिक बॉन्डिंग वगैरह अच्छे से पढ़ा होगा तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बाइनरी ट्रांजिशन मेटल कार्बोनिल कंपाउंड इज आर। आयरन और निकल के बारे में कुछ बताया। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स एट मेटल सेंटर इन FeCO5 और NiCO4 इज 16। वैलेंस पूछ रहा है, मतलब 4s और 3d वाले इलेक्ट्रॉन्स दोनों को गिनना होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है FeCO5। तो जब आप FeCO5 की बात करते हो तो Fe न्यूट्रल स्टेट में है, तो Fe है आर्गन, कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ, 4s2 3d6, दिस इज Fe। एंड जब बात कर रहे हैं हम 4s2 3d6 की, दिस इज 3d, देन देयर इज 4s, देन देयर इज 4p and there will be 4d further also. So initially इसके पास आपका 4s2 3d6 इलेक्ट्रॉन है, 4s2 and 3d 1 2 3 4 5 6। अब इसमें होता क्या, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, पेयरिंग हो जाती है। और जब हम बात करें इसकी FeCO5 की, पेयरिंग हो जाएगी अंदर की तरफ, तो ये अंदर की तरफ पेयर हो गया, फिर ये 6 इलेक्ट्रॉन थे तो ये भी अंदर की तरफ पेयर हो गया, और ये भी अंदर, मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आपको सीधा साधा बता रहा हूँ, ये भी अंदर की तरफ पेयर हो गया। एंड यू हैव गॉट DsP3 हाइब्रिडाइजेशन। सो दीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर कमिंग फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जो मैं क्रॉस से शो कर रहा हूँ, दीज आर दी electron pairs coming from carbon monoxide. So let us count the valence electrons, 3d 4s 4p सबको काउंट करना होगा। तो क्या ये 16 हैं? तो ये हो गए 10, ये हो गया 16 और ये हो गया 2 18, तो इट इज 18। तो इसको चेक करने की जरूरत है नहीं, चाहो तो ऐसे ही कर लेना। तो ये गलत स्टेटमेंट है। These are predominantly low spin in nature। सही बात है, जब आपके पास इतने स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स हैं, पेयरिंग हो जाएगी तो स्पिन कैंसिल हो जाता है, और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। ठीक है, ये तो स्कूल लेवल की बात है। ठीक है, देन सी ऑप्शन देखते हैं, ये अच्छा ऑप्शन लग रहा है। मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथेंस व्हेन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज लोअर्ड। तो इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से सिनर्जिक बॉन्डिंग में मैंने पढ़ाया हुआ है, अभी पूरा तो नहीं पढ़ा रहे, बट हाँ आपको एक बार याद दिला देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है जब मेटल कार्बोनिल की बात आती है, तो ये है मेटल और ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इलेक्ट्रॉन पेयर भरा हुआ है, और ये इसके पास पाई स्टार है वेकेंट, दिस इज पाई स्टार वेकेंट, and this is metal having vacant orbital as well as filled orbital। यही होता है, vacant orbital भी है, filled orbital भी है। सपोज ये filled orbital है, ये vacant orbital। और कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में आपको अगर ये पता है कि इसका जो होमो है, जो इसका होमो है, होमो मतलब क्या है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो एक नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है,
वो एक नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसके पास स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है। स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है। ये मैं कंक्लूजन बता रहा हूं, बाकी ये कैसे होता है क्या होता है ये आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसका नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसके पास थोड़ी एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर ज्यादा होती है। और जो इसका ल्यूमो है, जो कि ऑब्वियसली ये पाई स्टार है, ये इसका ल्यूमो है। तो ये पाई स्टार है तो ये तो दिख ही रहा है आपको कि ये प्योर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। देन दिस इज प्योर ABMO। और आपको ये बात पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग से डोनेट होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है। जैसे CO है, अगर वो CO प्लस बनाएगा, मान लो CO जो है वो CO प्लस बनाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कहां से लूज करता है? कोई ऑब्वियसली अपने होमो से लूज करता है। इलेक्ट्रॉन कोई अपने होमो से लूज करता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये अपने होमो से लूज करेगा, जो कि एक नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है लेकिन उसमें थोड़ी एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है। तो जो बॉन्ड ऑर्डर है ना वो स्लाइटली बढ़ जाता है, स्लाइटली बढ़ जाता है बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन गया। तो यही होता है फाइनली कि यहां पर ये एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन गया है। ये जो है ना प्योर एंटी बॉन्डिंग तो नहीं है, स्लाइट एंटी बॉन्डिंग है। ये एमओ डायग्राम आप पढ़ेंगे ना कार्बन मोनोऑक्साइड का, उसमें ये सब आपको समझाया जाता है कैसे हो रहा है। तो और फिर ये वापस इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है अपने पाई स्टार पे। तो इसने यहां पर इलेक्ट्रॉन दिया, अपनी हल्की स्लाइट एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन दिया है, लेकिन लेते वक्त इसने इलेक्ट्रॉन कहां ले लिया है? अपने प्योर एंटी बॉन्डिंग में ले लिया है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सिनर्जिक बॉन्ड, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्या होगा? CO की बॉन्ड ऑर्डर घटेगी, CO की बॉन्ड ऑर्डर घटेगी, क्योंकि वो प्योर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ले लिया है। मतलब उसने थोड़ा एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन छोड़ा है तो प्योर एंटी बॉन्डिंग में वापस भी ले रहा है। तो हाँ, इससे मेटल कार्बन बॉन्ड तो स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कमजोर हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कमजोर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो जितनी अच्छी सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी उतना ज्यादा CO का बॉन्ड कमजोर हो जाएगा। दिस इज द कंक्लूजन। तो यहां पर देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज लोअर्ड। इसका क्या मतलब है? मान लो मेटल +3 पे था, अब +3 से +2 में आ गया। तो यार +3 मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ज्यादा था, +3 मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। और अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो देने की टेंडेंसी कम होगी। समझिए बात? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ज्यादा है तो देने की टेंडेंसी कम होगी। तो CO का बॉन्ड ठीक ठाक स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि सिनर्जिक बॉन्डिंग उतनी प्रॉपर नहीं हो पा रही। समझ गए बात? तो यहां पर बोल रहा है कि क्या अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट को लोअर कर दूं, लोअर मतलब +3 से अगर +2 कर दूं, तो क्या इससे मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा? तो बात यह है कि बेटा अगर आप +3 से +2 कर दे रहे हो, +2 कर दे रहे हो, तो अब इसका मतलब ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। और अगर इलेक्ट्रॉन रिच हो गया तो बेटर सिनर्जिक बॉन्डिंग कर पाएगा, बेटर सिनर्जिक बॉन्डिंग कर पाएगा। 3 के कंपैरेटिवली तो रिच हो गया ना, 3 के कंपैरेटिवली रिच हो गया तो बेटर सिनर्जिक बॉन्डिंग करेगा। CO बॉन्ड बर्बाद होगा बट मेटल कार्बन बॉन्ड तो स्ट्रेंथन हो जाएगा। ये बात सही है, मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथन हो जाएगा, ये बात सही है, बी भी सही था। अब इधर बोल रहा है CO का बॉन्ड वीक हो जाएगा जब ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंक्रीज्ड। व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंक्रीज्ड 2 से 3, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो CO के लिए अच्छी बात है, CO के लिए अच्छी बात है। हाँ, मेटल कार्बन का बॉन्ड वीक हो जाएगा बट CO का बॉन्ड स्ट्रांग होगा। यहां पर क्या बोल रहा है कि CO का बॉन्ड वीक हो जाएगा जब ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाया जाए। गलत बात है। सो करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी।
ये अगर आपने कभी पढ़ा नहीं है और सीधे ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा तो आपको बहुत टफ लगने वाला है, बट अगर आपने सिनर्जिक बॉन्डिंग को ठीक ठाक से पढ़ा हुआ है ना तो इसमें कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है, दिस इज स्लाइटली सिंपल। क्या बोला जा रहा है देखिए, इट सेज based on the compounds of group 15 elements, the correct statement are Bi2O5 is more basic than this. Obviously Bi metal है, metal oxides नॉन मेटल ऑक्साइड से ज़्यादा बेसिक होंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्लास 10th केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया ये। NF3 इज मोर कोवेलेंट देन BiF3। अब जब कोवेलेंट वाली बात आ रही है, तो आपको देखना होता है कि कौन बेहतर पोलराइज कर रहा है ना, कौन बेहतर पोलराइज कर रहा है, आपको ये देखना होता है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट NF3, तो N हैज द पॉजिटिव 3 चार्ज, तो N+3 एंड Bi हैज द पॉजिटिव 3 चार्ज। ऑब्वियसली फ्लोराइड आयंस बीइंग द सेम, N because of a smaller size will polarize the fluoride ions to a larger extent, and as per the Fajans rule, NF3 is going to be more covalent than BiF3. Yes, it's a true statement. Then PH3 boils at a lower temperature than NH3. Obviously boiling point comparison हो रहा है, अमोनिया जो है उसमें H बॉन्डिंग है, PH3 में कोई H बॉन्डिंग नहीं है, तो अमोनिया की बॉइलिंग पॉइंट PH3 से तो ज़्यादा ही होगी। Then NN single bond is stronger than PP single bond. NCERT का स्टेटमेंट है, गलत बात होती है, NN single bond कमज़ोर होता है। ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत छोटा है तो उनके सिंगल बॉन्ड्स कमज़ोर होंगे क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाता है। बिल्कुल NCERT बेस्ड ये फ्लैट इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था इसमें, एकदम इजी। बोनस 4 मार्क्स मिलते हैं इसमें आपको, ठीक है। कोई ऑप्शन भी ऐसा नहीं था जो आपको परेशान कर सके इसमें। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 इज फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और यहां पर बोला गया इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एक्स इज। तो एक्स का करेक्ट स्ट्रक्चर आपको बताना है, और ये बोला गया है कि ये इनएंशियोमेरिकली प्योर बना है। ये आपको शायद दिख रहा है ना, ये वेज है, ये डैश है, हाँ क्लियरली दिख रहा है, ये वेज है, ये डैश है। इसमें वेज डैश का थोड़ा सा खेल है, वो आपको समझना है। चलिए तो पहले ना बेटा ये रिएजेंट्स देखिए आप, ये थोड़ा रिएजेंट्स देखिए क्या क्या रिएजेंट्स यूज किया गया है, उसके बाद बहुत आसानी से आइडिया लग जाएगा कि क्या होने वाला है। तो देखिए सबसे पहली बात तो PbR3 इन एथर, इवन सॉल्वेंट देख के भी समझ आ जाएगा, और ये कराया गया तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है, ठीक है। ये है PbR3 इन एथर। PbR3 इन एथर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने पढ़ा हुआ है, SN2 रिएक्शन होता है, Br लगता है OH में, दिस इज एन SN2 रिएक्शन। NaI इन एसीटोन, अंधा भी जानता है ये एसीटोन के साथ SN2 रिएक्शन होता है। एकदम जो बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है ना उसको भी पता है कि हाँ यार ये तो SN2 होता है, एसीटोन देखते ही बता देते हैं ना, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, हाँ हाँ एसीटोन होता है, ठीक है। then NaN3 and this compound is what? This is nothing but DMF, dimethyl formamide, दिख रहा है, this is dimethyl formamide, this is CH3, this is CH3, this is डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। और ये एजाइड आयन है, एजाइड आयन बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होता है, ये मैंने क्लेडन वाली सीरीज में भी आपको पढ़ाया है, बहुत ही बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होता है ये। इवन स्टेरिक क्राउडिंग के बीच में भी जाके ये अटैक कर जाता है क्योंकि इसका शेप कुछ इस तरह का है, स्टिक काइंड ऑफ शेप है इसका, और इस वजह से ये अगर स्टेरिक क्राउडिंग भी होती है ना तो भी ये SN2 कर ले जाता है क्योंकि इसका शेप ही थोड़ा स्टिक टाइप शेप बोला जाता है। ये एजाइड है, और यहाँ पर आयोडाइड तो इतना बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है, सब में SN2 हो रहा है और कुछ नहीं, तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। देखो अब यहां पर N3 लगा है डैश पे, ध्यान से समझा, ठीक है, N3 लगा है, तो इससे पहले I लगा रहा होगा, है ना,
इससे पहले आई लगा रहा होगा, तो ये इससे पहले क्या रहा होगा, आई लगा रहा होगा, और SN2 ही हो रहा है, SN2 ही हो रहा है, तो आई ना बेटा वेज पे लगा रहा होगा, आई लगा रहा होगा, वेज पे लगा रहा होगा। उसके पहले क्या हो रहा है, उसके पहले आई से पहले BR लगा रहा होगा, तो अब आई वेज पे लगा है तो BR ना डैश पे लगा रहा होगा, BR डैश पे लगा रहा होगा, और BR PBr3 एथर किसको हटाकर BR लगाता है, तो ऑब्वियसली यहां पर एल्कोहलिक ग्रुप रहा होगा, OH वाला ग्रुप, और सिंस वो भी SN2 करता है तो ये इससे पहले कुछ ऐसा रहा होगा, इससे पहले ये कुछ ऐसा रहा होगा जहां पर ये मिथाइल रहा होगा और BR डैश पे है, तो यहां लगा हुआ जो OH है वो वेज पे रहा होगा, तो ये आएगा आंसर आपका। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये सिंपल ही है, कोई ज्यादा खास इसमें मुश्किल नहीं है, SN2 पहचानना था बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं आया, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक था, क्वेश्चन नंबर 2 कंपैरेटिवली बेटर था वो। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 and it says the reactions leading to the formation of 1,3,5 trimethyl benzene which is actually mesitylene। तो mesitylene किसमें किसमें बनेगा ये बताना है। तो पहला वाला रिएक्शन क्या है, अरे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको पता है, दैट इज एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। मैंने क्लास में आपको इसका बढ़िया बड़ा मैकेनिज्म से बताया है, और कुछ बच्चे इसको इस तरह से भी याद रख लेते हैं कि 3 मॉलिक्यूल्स लेकर तीनों से पानी निकाल दिया जाता है तो ये मेसिटिलीन बन जाता है। बहुत ही फेमस रिएक्शन है, ऑलमोस्ट सभी बच्चे पढ़े होंगे। अभी इसका मैकेनिज्म बताने का समय नहीं है, इस वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाएगा, अभी तो हम सॉल्व कर रहे हैं चीज़ों को। तो रेफर टू व्हाट, एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। जी हाँ, ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि ये रिएक्शन भी एल्डोल कंडेंसेशन है। ओके, ये रिएक्शन भी एल्डोल कंडेंसेशन है, एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन है ये। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा जरूर इसका एक बार मैकेनिज्म पढ़िएगा आप लोग। देन ये हीटेड आयरन ट्यूब, ये तो हर साल पता नहीं एक रिवाज है कि ये क्वेश्चन आता ही आता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें भी 3 मॉलिक्यूल्स इसके ट्राइमराइज हो जाते हैं, और ट्राइमराइज होकर C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसी तरह से C ट्रिपल बॉन्ड CH, एंड एक और मॉलिक्यूल यहां लिख देते हैं C ट्रिपल बॉन्ड CH, लाइक दिस। ये ट्राइमराइज हो जाता है, ये इधर और ये इधर, एंड यू कैन सी कि ये भी मेसिटिलीन बना लेता है, इधर भी मेसिटिलीन, इधर भी मेसिटिलीन। अगला एग्जाम्पल देखें। So these are 3 ketonic groups there। ब्रोमीन NaOH सेम जैसा आइडोफॉर्म का मैकेनिज्म होता है, सिमिलर मैकेनिज्म यहां भी परफॉर्म कराइएगा। तो ये 3 यूनिट्स यहां ब्रोमोफॉर्म के बन जाएंगे, ये तीनों जाकर ब्रोमोफॉर्म बना लेंगे 3 यूनिट्स, और ये चीजें ऑक्सीडाइज हो जाएंगी कार्बोक्सिलेट आयंस में। तो आप जब इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, सो व्हाट यू विल हैव इज COOH, then again here also COOH, then here also COOH। तो ये है आपका ट्राई कार्बोक्सिलिक। फिर इसकी करी गई है सोडा लाइम हीट, दैट इज सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, एंड सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन इट जस्ट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस आउट। तो CO2 निकल जाएगा। मेंस लेवल का सवाल है ये, ठीक है, सीधा सवाल है। तो CO2 निकल जाएगा, H लग जाएगा, एंड इट विल जनरेट नथिंग बट बेंजीन। तो बेंजीन बनेगा, इसमें मेसिटिलीन नहीं बनेगा। तो ये हमारा चॉइस नहीं है, ये हमारा चॉइस नहीं है। देन कम्स द लास्ट क्वेश्चन,
And last question is simple Clemmensen reduction. Everyone knows that यहां पर एल्डिहाइड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो CHO की जगह CH3 हो जाएगा, एंड CH3 होने से दिस इज 1 2 3 मेसिटिलीन हैज बीन प्रिपेयर्ड. तो यहां भी मेसिटिलीन बन गया. तो बहुत ही आसान क्वेश्चन. पहला ऑप्शन बस अच्छा था, बाकी तो तीन बहुत इजी ऑप्शंस थे. A, B and D are the correct answers. Okay, then this question, yes, this is a beautiful question from thermodynamics. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है. ऑलमोस्ट आपका पूरा फर्स्ट लॉ ये रिवाइज करा देता है. ये इतना अच्छा क्वेश्चन है, ये इतना अच्छा क्वेश्चन है कि आपसे पूरा आपका फर्स्ट लॉ रिवाइज करा देता है. तो चलो इसको सॉल्व करते हैं बढ़िया तरीके से. देखिए पहले तो अच्छे से पढ़ते हैं क्वेश्चन. क्या बोला है? एक रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है फॉर एन आइडियल गैस इज शोन बिलो. हियर P, V and T are pressure, volume, temperature respectively. The thermodynamic parameters Q, W, H, U and these are heat. सब कुछ नॉर्मल है, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ अलग सी चीज़ है. तो और रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है, ध्यान दीजिएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस है, ऐसा लिखा हुआ है. अब हमारे पास ये चार ऑप्शंस हैं और ये मेरे पास फिगर है. चलो एक एक करके देखते हैं क्या होगा. तो सबसे पहले यहां पर ये QAC बता रहा है, QAC एंड डेल्टा UBC बराबर है ऐसा बोल रहा है. तो चलो थोड़ा सा देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, आराम से करते हैं इसको. QAC, तो AC प्रोसेस कैसा है? तो AC तो बेटा आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम में चेंज आ नहीं रहा है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से अगर आप देखेंगे तो अगर मैं AC के लिए बात करूं तो फॉर AC W विल बी जीरो बिकॉज वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो वर्क तो नहीं हो रहा है. दिस इज सिंपल एक्सपेंशन, सॉरी नॉट एक्सपेंशन, दिस इज सिंपल हीटिंग हो रही है. प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, बट वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है. फिक्स्ड पिस्टन के साथ कुछ हो रहा होगा. तो चलो AC के लिए ये मैं बोल सकता हूं डेल्टा UAC इज सेम एज QAC बिकॉज वर्क डन इज जीरो, वर्क डन इज जीरो. एंड डेल्टा UAC के लिए जो फॉर्मूला है, डेल्टा UAC और QAC बराबर है, वैल्यू बराबर है. चलो अच्छी बात है. अब यहां पर डेल्टा UBC बताना है. तो डेल्टा UBC के लिए देखा जाए तो दिस इज BC. यहां पर प्रेशर सेम है, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज हो रहा है. तो BC के लिए डेल्टा U क्या होगा? डेल्टा U फॉर BC, तो डेल्टा U सिंपली NCV डेल्टा T. आइडियल गैस है ऐसा तो बोला हुआ है ना, फॉर एन आइडियल गैस बिल्कुल मेंशन्ड है कि ये आइडियल गैस है, तो कोई दिक्कत नहीं है. NCV dt आप लगा सकते हैं. तो दिस इज NCV डेल्टा T. BC की बात हो रही है तो T2 माइनस T1, T2 माइनस T1. एक चीज और देखिए, जब आप डेल्टा UAC की बात करेंगे तो AC में भी देखो बेटा टेम्परेचर T2 माइनस T1 ही है, तो ये भी NCV डेल्टा T. तो N और CV तो सेम ही है क्योंकि गैस का अमाउंट और गैस का नेचर सेम है. तो डेल्टा T सेम होने की वजह से QAC, डेल्टा UAC एंड डेल्टा UBC ये तीनों ही सेम है. तो ये पॉइंट को मैं सही मानता हूं, ये पॉइंट को मैं सही मानता हूं. फिर आता है वर्क, AB इज इक्वल्स टू दिस. सो वर्क चाहिए मुझे A से B का, A से B मतलब ये आ गया यहां से यहां, ये वर्क चाहिए मुझे. प्रेशर में क्या आ रहा है? प्रेशर में चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है देखो, और वॉल्यूम जो है वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है. तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है दैट इज माइनस पी डीवी, ये फॉर्मूला होता है, माइनस पी डीवी ये फॉर्मूला होता है, और ये हमेशा एप्लीकेबल होता है, ये हमेशा एप्लीकेबल होता है. बट जब हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं, जब हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं, अगर आप यहां ऐसे सोच लो कि पी डीवी है तो
एक्सटर्नल प्रेशर P2 है, क्योंकि P एक्सटर्नल होता है यहां पर, तो P एक्सटर्नल, ये गलती होगी यहां पर बच्चों से, मैं बता रहा हूं। तो P एक्सटर्नल है तो P एक्सटर्नल लिखेंगे वो माइनस P2 इंटू डेल्टा V, तो डेल्टा V हो गया V2 माइनस V1, तो V2 माइनस V1 ऐसा। तो फिर क्या लग रहा है, वैसे यहां पर ना साइन नेगेटिव करके देते तो और मजा आता, क्योंकि लगेगा बच्चों को अरे यार ये तो ऐसा होना चाहिए, माइनस P2 V2 माइनस V1, फिर यहां पे लगेगा अरे नहीं यहां माइनस नहीं है इसलिए ये गलत हो गया, लेकिन एक्चुअली में ये भी गलत, एक्चुअली में ये भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है भाई ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, और रिवर्सिबल प्रोसेस का जो P एक्सटर्नल है ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, इट इज नॉट कांस्टेंट। ये P1 से P2 तक हर पॉइंट पे चेंज होता जा रहा है, थ्रू आउट द एक्सपेंशन P2 नहीं है, या कंप्रेशन, थ्रू आउट द कंप्रेशन P2 नहीं है बाहर का प्रेशर। तो यहां पर इंटीग्रल के थ्रू निकालना पड़ेगा, ना कि ऐसे या फिर ऐसे, ये दोनों गलत है, ये दोनों गलत है, इंटीग्रल के थ्रू निकालना पड़ेगा। हाँ तो ये पॉइंट सही है बट ये गलत है, तो ऑप्शन को हम गलत मार्क करेंगे, ऑप्शन को गलत मार्क किया जाएगा। ओके अभी जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा अपने डिवाइस को चार्ज कर लेता हूं। ओके सो ये पॉइंट समझ आ गया होगा। फिर आ जाओ इधर, वर्क BC, वर्क BC कहां है भाई, BC की बात करते हैं अभी। तो B से C का वर्क, तो फिर से क्या आ रहा है, वर्क BC इज एक्चुअली इट इज माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, ये तो सही है, ये तो हमेशा लगता है, बट भाई P एक्सटर्नल कांस्टेंट होना चाहिए। तो B से C जा रहे हो, हाँ तो यहां पर तो ठीक है, क्योंकि थ्रू आउट जो प्रेशर है वो P2 है, बोल सकते हैं क्या ऐसा, थ्रू आउट प्रेशर P2 है, बोल सकते हैं क्या, क्योंकि VT ग्राफ लीनियर भी चल रहा है, तो बोल सकते हैं कि ये कांस्टेंट प्रेशर पे बनाया हुआ कर्व है, बोल सकते हैं ये, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं वर्क BC इज माइनस P एक्सटर्नल, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, तो डेल्टा V में आएगा दिस V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, ये मैं कह सकता हूं। सो दिस इज एक्चुअली माइनस P2 V1 माइनस V2, तो ये माइनस हटा दिया है उसने और ये V2 माइनस V1 कर दिया है। तो क्या ये सही है, हाँ ये सही है, क्योंकि ये रिवर्सिबल तो है, रिवर्सिबल है, बट प्रेशर कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर है, और कांस्टेंट प्रेशर के केस में रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में कोई डिफरेंस नहीं होता, कोई डिफरेंस नहीं होता, सब दोनों सेम चलते हैं, तो इसलिए आप ऐसे लिख सकते हैं, सही है। नाउ कम्स QBC एंड डेल्टा HAC, चलो फिर से देखते हैं थोड़ा ढंग से। QBC BC, अच्छा ये BC की बात हो रही, एंड डेल्टा HAC, ये दोनों इक्वल हैं या नहीं, AC, तो चलो एक एक करके देखते हैं, ठीक है, यहां तक तो समझ आ गया। तो QBC की बात करा जाए तो BC तो एक आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर है, तो कांस्टेंट प्रेशर में जो हीट है वो बतानी है। अरे कांस्टेंट प्रेशर पर हीट, ये तो सुना सुना लग रहा है, क्या होता है कांस्टेंट प्रेशर पे हीट, जी हां कांस्टेंट प्रेशर पे हीट को ही हम एंथैल्पी चेंज कहते हैं। तो क्या मैं QBC को डेल्टा HBC लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और क्या मैं डेल्टा HBC के जगह पर NCP डेल्टा T लिख सकता हूं, NCP डेल्टा T लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो B से C का डेल्टा T क्या है, तो आप बोलोगे T2 माइनस T1 है, सो दिस इज NCP T2 माइनस T1। और यही चीज डेल्टा HAC, ये तो डायरेक्ट दिया हुआ है, डेल्टा HAC इज NCP, AC का डेल्टा T चाहिए मुझे, AC का डेल्टा T इज अगेन T2 माइनस T1, ऐसा मैं लिख सकता हूं T2 माइनस T1। सो दिस एंड दिस दे बोथ आर कमिंग टू बी सेम, तो ये ऑप्शन बी जो है ये कंप्लीटली करेक्ट है, इसका पहला पोर्शन भी करेक्ट है
और एंड के बाद भी जो पोर्शन लिखा हुआ है वो भी करेक्ट है, तो ये हमारा एक चॉइस हुआ। आगे देखें, अब इधर आते हैं। अच्छा, ये तो रिपीट हो गया क्या, क्यू ए सी एंड डेल्टा यू बी सी, क्यू ए सी एंड डेल्टा यू बी सी, ये तो हमने पहले ही करेक्ट बोल दिया था इसको। इसका तो ये पोर्शन गलत था, ये पोर्शन तो करेक्ट था, तो ये इसको बार से फिर से चेक करने की जरूरत नहीं है, इसको फिर से चेक करने की जरूरत नहीं, ये तो कंप्लीट है। हमको ये देखना है डेल्टा एच सी ए एंड डेल्टा यू सी ए में कंपैरिजन, डेल्टा एच डेल्टा यू में कंपैरिजन। सी ए मतलब इसकी बात हो रही है, so delta HCA is actually equal to NCP delta T, that is T1 minus T2, T1 minus T2, and delta UCA is NCV delta T, that is T1 minus T2, T1 minus T2। तो देखा जाए अगर तो टेम्परेचर तो कम हो रहा है ना, टेम्परेचर जैसे T2 से T1 गए तो टेम्परेचर तो कम हो रहा है, तो ये वाला पोर्शन दोनों में नेगेटिव है, ये पोर्शन दोनों में नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये पोर्शन भी नेगेटिव है, दोनों में ये पोर्शन नेगेटिव है, ये पोर्शन दोनों में नेगेटिव है। अब यहां पर Cp और Cv में क्या बड़ा होता है, तो ऑब्वियसली Cp इज ग्रेटर देन Cv। तो क्या हमको यह समझ आ रहा है कि डेल्टा HCA भी नेगेटिव है लेकिन एक बड़ा नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, ये भी नेगेटिव है बट एक छोटा नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि डेल्टा HCA मोर नेगेटिव है, ऐसा बोल सकते हैं कि डेल्टा HCA जो है वो मोर नेगेटिव है, हाँ ज्यादा नेगेटिव है, और डेल्टा UCA जो है ये लेस नेगेटिव है। देखो ऐसे केसेस में ना थोड़ा मजा कम आता है, क्योंकि अगर आप ये पूछ रहे हो कि इंथैल्पी चेंज ज्यादा किस में आया है, समझो मेरी बात, इंथैल्पी चेंज ज्यादा किस में आया है, तो मैं बोलूंगा, या फिर जो कंपैरिजन है तो ये ऐसा कंपैरिजन है कि सीए में इंथैल्पी चेंज ज्यादा आया है या फिर सीए में इंटरनल एनर्जी चेंज ज्यादा आया है, तो दोनों में ही इसमें हीट रिलीज हुई है, सीए में हीट रिलीज हुई है, समझ में आ रहा है, साथ ही साथ इंटरनल एनर्जी भी कम हुई है, इंटरनल एनर्जी भी कम हुई है, ठीक है, हीट रिलीज हुई है और इंटरनल एनर्जी भी कम हुई है। लेकिन ये क्या पूछ रहे हैं, अगर ऐसा पूछा जाए कि ज्यादा हीट रिलीज हुई है कि ज्यादा इंटरनल एनर्जी कम हुई है, तो मैं क्या बोलूंगा, हाँ ज्यादा तो हीट रिलीज हुई है, ज्यादा तो हीट रिलीज हुई है, समझो मेरी बात। अगर मैं ऐसे मैग्नीट्यूड की बात करूं, क्योंकि ऐसी चीजों का ना मैग्नीट्यूड ही कंपेयर करना चाहिए, ज्यादा हीट रिलीज हुई है या फिर ज्यादा इंटरनल एनर्जी में चेंज आया है, तो मैं बोलूंगा ज्यादा हीट रिलीज हुई है, ज्यादा हीट रिलीज हुई है। लेकिन जब ऐसे ये पूछते हैं डेल्टा HCA डेल्टा UCA, ये न्यूमेरिकली पूछ रहे हैं ना कि कॉन्सेप्चुअली, ऐसा प्रतीत होता है, ये न्यूमेरिकली पूछ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअली नहीं पूछ रहे, मैग्नीट्यूड वाइज नहीं पूछ रहे हैं, तो जो लेस नेगेटिव है वो बड़ा है, ऐसा करके मैं आंसर कर देता हूं और उस हिसाब से ये पॉइंट सही हो जाएगा, और ये तो ऑलरेडी सही था, तो ऑप्शन सी इस हिसाब से बी और सी सही हो जाएंगे। बट मैंने आपको बताया कि उसको सोचना कैसे है, कॉन्सेप्चुअली सोचेंगे तो समझ में ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको आएगा, कॉन्सेप्चुअली सोचेंगे तो समझ में ज़्यादा बेहतर तरीके से आएगा। देन लेट्स कम टू द लास्ट ऑप्शन, और ये लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, अब यहां पर कहा जा रहा है QBC डेल्टा HAC, QBC डेल्टा HAC, ये तो करेक्ट हो ही गया था, बट यहां पर इसी सेम चीज को साइन उल्टा कर दिया है। तो भाई देखो, अब यहां पर कोई मैग्नीट्यूड तो बोला नहीं है, बस ऐसा नंबर के जैसा लिखा है, तो मैं बोलूंगा कि इसको आप सही ना मानो, आप इसको सही मानो, आप इसको सही मानो, और ये ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी
B and C are the correct options. B and C are the correct options. Okay, so ये आ गया सेक्शन 2। तो मिलते हैं सेक्शन 2 के साथ इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन पढ़ाई करते रहें, रियल जेई एडवांस सीरीज को बढ़िया से फॉलो करते रहें। ऑल 2024 एस्पायरेंट से ये कहना है मेरा। और जो 25 वाले बच्चे हैं जो अभी हमारे साथ नए जुड़े हैं, आपको मैं बिल्कुल हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप ऐप पर आ जाएं, वहाँ मेरी लाइव क्लासेस करें, रिकॉर्डेड लेक्चर्स करें, फुल ऑन एकदम। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बिल्कुल जेन्युइन पढ़ाई आपके साथ वहाँ पर कराई जाती है, एकदम जेन्युइन पढ़ाई, इधर उधर का कुछ भी नहीं। अगर आप सिंसियर बच्चे हैं तो बिल्कुल आ जाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। और कॉन्सेप्ट्स भी आप देखोगे कि बहुत ही टॉप नॉच लेवल पे आपको कॉन्सेप्ट्स को दिया जाता है, ठीक है। और बाकी आप चाहें तो जो भी बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं, आप उनसे रिव्यू ले सकते हैं। वो आपको जब वो आपको बताएंगे तो हो सकता है आपको ज़्यादा ट्रस्ट डेवलप हो, ठीक है। तो आप बिल्कुल, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ओपन है, वहाँ पर बच्चे हैं बहुत सारे, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और लेक्चर्स को भी शेयर करते रहना यार, यूट्यूब चैनल पे जो भी लेक्चर्स हैं उनको शेयर करते रहिएगा। जो भी एजुकेशनल ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह में आप जुड़े हुए हो, इधर उधर आप शेयर कर सकते हो ताकि ज़्यादा ऑडियंस तक हम पहुंच पाएँ। ओके ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।